हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड कैम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम आ गए हैं लौटकर अपने लेक्चर नंबर 5 के साथ। सर किसका लेक्चर नंबर 5 है? आपको पता है भाई, हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन यानी कि सॉल्यूशन, उसका हम लेक्चर नंबर 5 करने वाले। और आपको बता दूं भाई, इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने विलियन पढ़ा था बिल्कुल डिटेल से। भाई शुरुआत में उसका बिल्कुल कंसेप्ट जाना था कि एक्चुअल में विलियन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। और फिर उसके अगले लेक्चर में जब हम गए थे तो वहां पर हमने ये जाना था कि सर जो हमारा विलियन है उसके बारे में, या फिर हम उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उनके न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए हमें फंडामेंटल नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानना जरूरी था। तो हमने उसमें मोल कंसेप्ट जाना था सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर लेके आए थे तो उस मोल कंसेप्ट से छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे हमने। अभी हमने बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं करे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करे, करेंगे, उनको भी करेंगे, सारे विलेन के सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। लेकिन शुरुआत में फंडामेंटल एक बेस जो बनाया जाता है वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में जब हम लेके आए थे तो हमने स्टार्ट किया था भाई सांद्रता। सांद्रता को मैंने कहा था कि अगर नॉर्मल टर्म में हम कहना चाहें तो सांद्रता क्या होती है भाई, किसी भी विलियन का गाढ़ापन होता है। सर कोई भी हमने विलियन बनाया, क्या करते हैं भाई, विलियन क्या होता है, जैसे ये कोई भी विलियन बना रहे, हो सकता है एक पतला विलियन है, दूसरा हमारा गाढ़ा विलियन है, भाई ऐसा हो सकता है ना। तो दोनों में अमाउंट जो भी हम मिला रहे हैं वो हो सकता है कि अलग अलग हो, तो अलग अलग है तो उस अमाउंट को मापना वही हमारी सांद्रता कहलाता है। सांद्रता ये बताता भाई एक फिक्स हम क्या बोल सकते हैं, एक फिक्स विलायक के अंदर आपने विलेय का कितना अमाउंट उसमें मिला रखा है उसे हम सांद्रता कहते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में हम जान चुके थे। भाई इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमने आपको एक चीज बताई थी, मैं आपको दिखा दें। हमने कहा था जैसे सर, हमने ये कहा था जैसे कोई मान लीजिए कोई दूरी है, कोई लंबाई है, यहां से मैं किसी दूरी को बोलूं कि भाई इस चौराहे से उस चौराहे के बीच की दूरी को आप मेजर करो, आप माप के लाओ। आप करते क्या हो भाई, कोई ना कोई उसको किलोमीटर में माप के बताएगा, कोई मीटर में माप के बताएगा, कोई फुट में माप के बताएगा। यानी कि दूरी को मापने के जब बहुत सारे पैमाने होते हैं भाई, उसी तरह से सांद्रता को मापने के भी हमारे पास बहुत सारे पैमाने होते हैं। भाई सुन लीजिए, पहले क्या सुन लीजिए, हमने पिछले लेक्चर में परसेंट क्या होता है ये जान लिया था। भाई इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं मोल अंश क्या होता है। मोल अंश यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं मोल प्रभास, वो क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो भाई अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना अगला क्या करते हैं भाई, टॉपिक जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं, और जिसका नाम हमारा क्या है, मोल अंश। क्या स्टार्ट करने वाले भैया, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मोल अंश। मैं आपको बता दूं बहुत ही बेहतरीन ढंग से मोल अंश को हम पढ़ने वाले हैं, मोल अंश को समझने वाले हैं। बहुत सारी चीजों को मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जो शायद आपका कंफ्यूजन आज के बाद क्लियर कर दे। मोल अंश को पढ़ने से पहले ना एक चीज समझ लो भाई, हमारे पास 3 वर्ड होते हैं, उन तीनों वर्णों का मतलब समझ लो। कौन कौन से वर्ड होते हैं सर? एक होता है भाई अंश, क्या होता है, अंश, ठीक है। दूसरा होता है प्रतिशतता, प्रतिशतता, ठीक है सर। एक अंश होता है, दूसरा प्रतिशत होता है, प्रतिशत लिख लो या फिर डायरेक्ट प्रतिशत, है ना। और तीसरा होता है भैया पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। भाई इन तीनों चीजों को समझ लेना क्या मतलब है इन तीनों चीजों का। इन तीनों चीजों को मैं एक साथ बता देता हूं आपको। भाई इन तीनों चीजों का कंसेप्ट सेम है, तीनों चीजों का फॉर्मूला सेम है, तीनों चीजों का मतलब सेम है, बस थोड़ा सा एक अंतर होता है। मैं आपको बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बताने वाला हूं आज। क्या है भाई, एक है आपके पास अंश, दूसरा प्रतिशत, तीसरा पीपीएम। तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस एक अंतर होता भैया, और वो जानना आपको बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं भैया, अंश जो होता है ना, सबसे अधिक अंश क्या होता है, मैक्सिमम अंश होता है हमारा एक से ज्यादा कभी भी अंश नहीं हो सकता। सर परसेंट कितनी होती, अगर हम परसेंट की बात करें तो परसेंट होती भैया 100। मतलब जैसे आपने सुना ना भाई, क्या परसेंट 100 से ज्यादा होते भाई, नहीं होती है। कोई कहता सर 110%, 120%, काय को बात मानने का, बिल्कुल नहीं मानने का। क्यों? क्योंकि भैया परसेंट कभी भी 100 से अधिक नहीं हो सकती। द मैक्सिमम परसेंट इज 100। सर मैक्सिमम अंश कितना होगा, 1। इतनी चीज आपको याद रखनी है, यानी कि हमारा अंश जो होता है वो 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर हम बात करें प्रतिशत की, भाई प्रतिशत आपका 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। सर एक चीज और आ रही है, पीपीएम। सर ये भी आपने लिखा है, इसको भी बता देते हैं, इसको ही क्यों छोड़ना। पीपीएम का मतलब होता है भैया, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या भैया, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है ऐसा कोई पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में। और 1 मिलियन कितना होता है भैया, 10 लाख होता है भैया। 1 मिलियन की अगर हम बात करें, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख, 10 लाख होता है। और 10 लाख लिखना चाहो ना, 1 2 3 4 5 6, भैया इतना हो गया 10 लाख। कहने का मतलब क्या है, 10 लाख कहने का मतलब होता है कि एक के पीछे कितने जीरो लगा रखे हैं मैंने, 6। इट मीन्स वी कैन से, भाई हम बोल सकते हैं कि 10 की घात 6। भाई 3 चीजें आ गई, अंश 1 से निकाला जाता है, प्रतिशत 100 से निकाला जाता है, और पीपीएम 10 की घात 6 से यानी कि 10 लाख से निकाला जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, भाई हमें ये तो पता चला सर कितना कितना पार्ट होता है। अब अंश क्या है कि भाई जितने भी, अगर हम किसी चीज के कोई विलयन बनाते हैं मान लीजिए, उसमें किसी भी अवयव का अंश पता कर सकते हैं, 1 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता। अगर आपका सॉल्यूशन में उसका आंसर 1 से ज्यादा जा रहा है, भाई बड़ी वाली x बना लेना इस टाइप की। क्यों, क्योंकि x मतलब हम बोल सकते हैं कि जो अंश है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं जा सकता। वैसे ही प्रतिशत कभी भी 100 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अंश को, और साथ ही साथ हम देखो प्रतिशत हमने कल पढ़ा था भाई, प्रतिशत जैसे कि हम बात करें अंश में, प्रतिशत में और पीपीएम में, लास्ट में तीनों के फॉर्मूले एक साथ लिख के बता देंगे। अभी हम बात कर लेते हैं अंश की, यानी कि मोल अंश की। भाई मोल अंश क्या होता है, अभी सुन लीजिए, इसको बहुत ही ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। देखिए हमें पता है भाई विलयन कैसे बनाते हैं, सर हमें ऐसे बनाते हैं, हमारे पास कोई ना कोई एक हमने पात्र ले रखा है, और उसमें हमने मिला लिया है क्या, ये हमने मिला लिया भाई कोई ना कोई एक विलायक हमने इसमें डाल रखा है। क्या डाल रखा है, विलायक, मतलब पानी मिला लीजिए, पानी हमारे पास बहुत सारा है। हमने एक घर पे बर्तन ले लिया, अगर आप केमिस्ट्री लैब में नहीं जा पा रहे हो, घर पे है, ठीक है कोई बात नहीं सर, घर में हमारे यहाँ बहुत अच्छे खासे बर्तन है ना, उसमें हमने पानी ले लिया। अभी मेरे को विलयन बनाना, सर विलयन बनाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, उस विलयन के विलायक के अंदर क्या मिलाना पड़ेगा, विलय मिलाना पड़ेगा। और जब मैं विलय मिला दूंगा तो भैया विलय क्या होगा, विलायक के अंदर घुल जाएगा, और घुल जाएगा तो अपन को क्या मिल जाएगा भाई, हमको मिल जाएगा विलयन। क्या मिल जाएगा हमको, विलयन। सर ये तो हमको पता है, ये बहुत अच्छी बात है आपने बता दी। अब हमको ये पता करना है कि भाई मोल अंश, भाई विलायक के इसमें कुछ ना कुछ तो मोल होंगे ना, विलायक के कुछ ना कुछ मोल होंगे, विलय के भी कुछ ना कुछ मोल होंगे। भाई विलय के कितने मोल हैं, उनका कितना पार्ट है, दैट इज मोल अंश। और उस पार्ट को हम निकाल कैसे सकते हैं, पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। भाई किसी भी विलयन में किसी भी अवयव के जो मोल अंश होते हैं, हम बोल सकते हैं भाई विलयन में किसी अवयव के मोल अंश उस अवयव तथा विलयन के कुल अवयव के मोलों का अनुपात विलयन में किसी अवयव के मोल अंश उस अवयव तथा विलयन के कुल अवयवों के मोलों के अनुपात के बराबर होता है, पहले तो भाई ये हमने डेफिनेशन लिख दिया है। अब इस डेफिनेशन के तहत हम इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे और इसका मतलब भी जानेंगे। कहने का मतलब है भाई कोई भी विलयन है उसमें विलय भी हो सकता है, उसमें विलायक भी हो सकता है, दोनों चीजें मिलेंगी तभी तो विलयन बनेगा। अब विलय के मोल अंश अलग हो सकते हैं, विलायक के मोल अंश अलग हो सकते हैं। भाई एक मोलों का अनुपात है, और किस किस के मोलों का अनुपात है, जिसके मोल अंश आपको निकालने उसके मोल बटे टोटल मोल। अभी इसको ना ऐसे समझते हैं, ऐसे समझो भाई हमारे पास में एक विलयन मेरे को बनाना है, मैंने एक विलायक ले रखा है, उसको मैंने बी मान लिया है, ठीक है, और उसमें मैंने मिला दिया है कोई विलय, जिसको मैंने मान लिया है ए। अब मेरा विलयन बन गया ए बी। अभी यहाँ पर भाई ए के भी मोल मोल कुछ ना कुछ होंगे, उनको मैंने एन ए मान लेते हैं। ए के मोल को क्या मान लिया है, एन ए, और बी के मोल को मैं मान लेता हूँ भैया एन
बी। भाई मैंने ए के Na मोल्स मिला दिए हैं, बी के मैंने Nb मोल्स मिला दिए हैं, अब मेरा एक पूरा विलेन बन गया है। सर मैं चाहता हूं ए के मोलंस बताइए, मैं चाहता हूं क्या बताइए, ए के मोलंस। और एक और चीज याद रखेंगे भाई, जो मोलंस होता है उसको हम डिनोट किससे करते हैं भाई, उसको डिनोट करेंगे इस तरह से, हमारा एक सिंबल होता है, फिर से बना देता हूं, इस तरह से आप बनाएंगे। आप चाहो तो एक्स बना सकते हो, आप चाहो तो क्या बना सकते हो, एक्स। कोई इसको एक्स भी बोलता है, कोई इसको काई बोलता है, कोई इसको जाई बोलता है, तो हम नॉर्मली एक्स भी बोल सकते हैं इसको। तो इस ये जो नोटेशन है ये हमारा मोल अंश को यानी मोल प्रभाज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं सर हमने ए को भी मिला दिया, बी को भी मिला दिया, हम ये चाहते हैं सर ए के मोल अंश क्या होंगे भाई, ए के मोल अंश, ए के मोल अंश। भाई ए के मोल अंश निकालना है तो आपको ए के मोल लेने पड़ेंगे बट्टे, भाई क्यों लेने पड़ेंगे, क्यों हमने बोला है विलयन में किसी भी अवयव के मोल अंश आपको निकालने हैं, चाहे वो ए है चाहे वो बी है। उस अवयव यानी कि उस अवयव को हम किसकी बात करेंगे, यानी ए है तो ए अवयव तथा विलयन के कुल अवयवों के मोलों, यानी कि विलयन के कुल अवयव, मैं यहां पर लिख सकता हूं एंटी, एंटी का मतलब है टोटल मोल। विलयन के कुल अवयवों के मोलों का अनुपात जो होता है वही हमारा क्या होता है भैया, मोलंश कहलाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं ए के मोलंश क्या हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ए के मोल और विलयन के कुल मोलों का अनुपात ही क्या कहलाता है, ए के मोलंश कहलाता है। सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, एंटी हम कैसे निकालेंगे भाई, टोटल मोल ना, अगर हमको टोटल मोल निकालने इस विलयन में तो हम क्या करेंगे, ए के मोल और बी के मोल दोनों के मोलों को जोड़ दो, टोटल मोल निकल आएंगे। भाई मैं ए और बी दोनों के मोल को जोड़ता हूं, टोटल मोल आ जाएंगे ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से फॉर्मूला लिख सकते हैं, सर ए का मोल अंश हो जाएगा हमारा ए के मोल बटे टोटल, यानी कि ए और बी दोनों के मोल। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी ए के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया। सर इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं सर बी के मोल अंश बताना, फिर आप क्या कहेंगे, अगर मैं चाहता हूं सर बी के मोल अंश, तो हम ये लिखेंगे भाई बी के मोल अंश हो जाएंगे हमारे बी के मोल बटे टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब क्या है, टोटल मोल ए के मोल प्लस बी के मोल, यही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी के मोल अंश के बराबर। एक काम और करते हैं, और वो काम ये है, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मतलब मैंने एक काम कर लिया भाई, मेरे पास में फिर से मैंने एक विलायक ले लिया है और मैंने इस बार ले लिया ए है ये, ठीक है ना। और अब इसमें मैं कोई विलयन बना रहा हूं, मैंने मान लीजिए इसमें बी मिला दिया, ठीक है, मैंने इसमें एक और मिला दिया, सी भी मिला दिया, चलो एक और मिला देते हैं, हम इसमें डी भी मिला दिया। अब इसमें 4 अवयव हो गए, मेरे विलयन में कितने अवयव हो गए, 4 अवयव हो गए, ए बी सी डी। मैं चाहता हूं सर ए के मोल अंश बता दीजिए। मैं क्या चाहता हूं, ए के मोल अंश क्या होंगे भाई, ए के मोल अंश के लिए हमने पता है ए के मोल बटे टोटल मोल। कहने का मतलब भैया ये है मेरा, आपको अगर किसी के भी मोल अंश निकालने हैं, आपको उसके मोल लेने हैं, डिवाइड कर देना है टोटल मोल से। टोटल मोल मतलब विलयन में जितने भी मोल हैं सबसे, यानी कि यहां पर टोटल मोल की बात करूं भैया, तो हम क्या कर सकते हैं, ए का मोल अंश बराबर हो जाएगा ए के मोल बटे टोटल। टोटल कौन है भैया, ए के मोल भी होंगे, बी के मोल भी होंगे, सी के मोल भी होंगे, डी के मोल भी होंगे, जितने भी अवयव हैं सबके मोलों को जोड़कर आप उनको उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको ए के मोल अंश मिल जाएंगे। सर हम चाहते बी के मोल अंश बताना, फिर अगर आप बी के मोल अंश निकालना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, बी के मोल बट्टे ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल प्लस डी के मोल। भाई इस तरह से निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हो सर सी के मोल अंश निकालेंगे, तो यहां पर आपको सी के मोल अंश लेने हैं, बाकी क्या लेना है, ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल प्लस डी के मोल। भाई इस तरह से निकाल लेंगे सी के भी, और डी के निकालना हो तो क्या करेंगे सर, अगर डी के मोल अंश निकालने हैं तो डी के मोल बट्टे टोटल। आई होप आपको मोल अंश समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है भैया, क्या याद रखनी है, पहली चीज भाई मोल अंश जो होता है ना, मोल अंश मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। सर कैसे पहचाना आपने, भाई मोल अंश का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, मोल अंश बराबर होता है मोल बटे टोटल मोल, यही तो होता है। भाई मोल है, इसकी यूनिट मोल हो गई, नीचे वाले उसकी भी यूनिट मोल होगी, मोल से तो मोल कैंसिल हो जाए, कोई यूनिट बचेगी नहीं बचेगी। तो भाई मोल अंश हमारा क्या होता है, मात्रकहीन होता है। दूसरा ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता। भाई आप टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ, मोल अंश जितना है
उतना का उतना रहना है। ताप पर केवल आयतन निर्भर करता है, द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है, मोल निर्भर नहीं करता है। पहला हो गया हमारा। अगला अगर हम बात करें इसके अलावा, विलयन में जितने भी अवयव हैं, कुल अवयवों का मोल अंश, यानी कि हम बात करते हैं विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योगफल 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब ये भैया, विलयन में कितने भी अवयव हों, अगर मैं सबके मोल अंशों को जोड़ दूं तो वो मेरा मोल अंश कितने के बराबर हो जाता है? सदैव 1 के बराबर। चलो इसको सिद्ध करके देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, हल्की सी कहानी मिलेगी बस, और कुछ नहीं। जैसे हमने शुरुआत में लिया था, सर हमारे पास ये विलायक है, ठीक है, इसमें हमने बी डाल रखा है और इसी में मिला दिया हमने एक ए, तो दो चीजें हो गई ना। यहाँ पर हमने ए के कितने मोल लिए थे? Na, बी के मोल कितने लिए हैं? Nb, ठीक है ना। अगर यहाँ से हमने ये सीखा था, सर क्या सीखा था? यहाँ से अगर मैं ए के मोल अंश निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएंगे? ए के मोल बटे टोटल मोल। टोटल कौन है इस बार? ए और बी दो हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ए के मोल प्लस बी के मोल, ठीक है। सर इसी तरह से मैं चाहता हूं बी के मोल अंश निकालना, तो बी के मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा? बी के मोल बटे ए और बी दोनों के मोल, ये तो हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं सर अगर आप ए के मोल अंशों को और बी के मोल अंशों को, जितने भी अब सबके मोल अंशों को जोड़ दो तो वो हमेशा कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यकीन नहीं है तो करके देख लेते हैं, यकीन नहीं है तो करके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है? इतनी है, Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है, प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी है? Nb अपॉन Na प्लस Nb, यही तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, दोनों के हर समान है, हम ले सकते हैं यहाँ पर Na प्लस Nb। जब इससे डिवाइड क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा? Na, और यहाँ से बचेगा हमारा Nb। भाई Na प्लस Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb, दोनों को काट देंगे, कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 1। तो हमने वही कहा है, जितने भी अवयव हमारे होंगे अगर उन सबके मूल अंशों को हम ऐड कर दें तो सदैव 1 के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मूल अंश समझ में आ गया होगा। एक काम और करते हैं, जो भी हमने मोल अंश पढ़ा है उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। भाई हमने ये कहा है सर मोल अंश अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। मोल अंश जितने भी अवयव हमारे विलयन में मिले अगर सबके मोल अंशों को जोड़ दूं तो वो हमारे 1 के बराबर होता है। दूसरी चीज, मोल अंश मात्राहीन है, मोल अंश ताप पर निर्भर नहीं करता है, सही। इसके बाद हमने कहा किसी भी अवयव के मोल अंश उस अवयव के मोल तथा उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल के अनुपात के बराबर होता है। इतना जान लिया है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, केवल 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास को हम समाप्त करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है सर? 64 ग्राम O2 गैस को 7 ग्राम N2 गैस के साथ मिश्रित किया जाता है, तो O2 तथा N2 के मोल अंश ज्ञात कीजिए। दोबारा से सुन लीजिए भाई, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा सर ये कह रहा है, हमें आंसर निकालना है। क्वेश्चन ने हमारे में ये कहा है, हमें O2 का द्रव्यमान दे रखा है, वेट दे रखा है O2 का, कितना दे रखा है? 64 ग्राम। 64 यानी 64 ग्राम O2 गैस को, भाई O2 गैस का द्रव्यमान को W से दिखा देंगे। O2 गैस का द्रव्यमान कितना दिया? 64 ग्राम को 7 ग्राम N2 में, मतलब वेट ऑफ N2 यानी कि N2 का द्रव्यमान आपको दे रखा है 7 ग्राम। 7 ग्राम N2 गैस के साथ मिश्रित किया जाता है, तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है O2 के मोल अंश क्या होंगे, आपको बताना है N2 के मोल अंश क्या होंगे। सही भैया? सबसे पहले तो जिस चीज को पूछे ना, जिस भी चीज को पूछे उस चीज को आप लिख लो सर। कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे। हमसे पूछा सर O2 के मोल अंश, हमसे पूछा O2 के मोल अंश, हम क्या करेंगे सर? O2 के मोल अंश का फॉर्मूला लिखना है तो हम लिखेंगे O2 के मोल बट्टे टोटल मोल। टोटल कौन होगा? O2 N2 दोनों है, तो हम क्या लिखेंगे? O2 के मोल प्लस N2 के मोल। क्या आपके पास सर O2 के मोल है? आप कहेंगे सर 64 ग्राम, N2 के मोल है 7 ग्राम। अरे भैया ग्राम में कभी मोल होते होंगे हैं?
भाई ग्राम में तो मोल थोड़ी है, ये तो द्रव्यमान है, आपको द्रव्यमान से मोल निकालने पड़ेंगे। और भाई द्रव्यमान से मोल निकालना हमने सेकंड लेक्चर में इसलिए तो जाना था ताकि हम क्वेश्चंस में फंसे ना, इसलिए मोल निकालना पहले से सीखा है। हमने क्या सीखा था सर, हमने ये सीखा था अगर हमें मोल निकालने हैं तो हमें केवल एक ही काम करना है, वो भी काम कैसे करने हैं, उल्टा सीधे काम करने। उल्टा सीधा काम मतलब है उल्टा सीधा W/M, बस इतना ही करना भाई। सर हमको चाहिए N ऑफ O2, मतलब O2 के मोल चाहिए, O2 के मोल यानी कि हमें चाहिए O2 के मोल। करना क्या पड़ेगा, O2 का द्रव्यमान बट्टे उसका मोल है द्रव्यमान, यही तो करना है ना भाई। O2 का द्रव्यमान कितना सर, देखना सर O2 का द्रव्यमान दे रखा है 64, ठीक है सर। मोलर मास कितना है, एक ऑक्सीजन का कितना बताया था सर, बताया था 16, 2 का कितना हो जाएगा 32, इसका मतलब सर 32 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सही बात, 32 से डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा 2, सर O2 के 2 मोल मिल गए हमें, 32 दूनी 64 आ जाएगी। N2 के मोल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, N2 को निकालिए भाई, सॉरी N2 के मोलंस निकालेंगे आप, तो N2 के मोलंस कैसे हो जाएंगे, N2 का द्रव्यमान बट्टे उसका मोलर द्रव्यमान। भाई N2 का मोलर द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान कितना दिया है 7, सर N2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14 यानी 14, 2 का कितना हो जाएगा 28, सर 28 होगा। इसको करेंगे 7 चौक 28, 1/4 आ गया, 1/4 मोल, इतना आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हम O2 और N2 दोनों के मोल अंश निकालते हैं। देखिए देख लीजिए भाई, हमें निकालना सर O2 के मोल अंश, क्या करेंगे, O2 के मोल कितने हैं भैया 2 लिख दिए, बट्टे O2 के मोल कितने हैं 2 लिख दिया, प्लस N2 के मोल कितने भैया 1/4, यहाँ लिख दीजिए 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5/4, सॉरी 4 दे रखा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना हो, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9/4, 9/4 हो जाएगा, 4 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 मतलब 2 × 4/9। भाई ये 4 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 × 4/9 यानी यहां पर हो जाएगा 8/, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा भाई O2 के मोल अंश। अब आपको 9 का टेबल आता होगा, 9 का पहाड़ा आता है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो जितना भी आंसर आए। एक और चीज है सर, N2 के मोलंस कैसे निकालेंगे, N2 के मोलंस के लिए ऐसे कर लीजिए भाई, N2 के मोलंस मेरे को निकालने हैं, N2 के मोल बट्टे टोटल मोल, टोटल क्या है O2 के मोल प्लस N2 के मोल, यही तो करना है सर। N2 के मोल कितने 1/4 बट्टे 1/4 प्लस, सॉरी O2 के कितने हैं 2 प्लस N2 के कितने 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/4 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 9/4, यही तो हो जाएगा भाई। 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बचेगा कितना 1/, तो 1/9 क्या आ जाएगा हमारा, 1/9 आ जाएगा हमारा N2 के मोल अंश। उम्मीद करता हूँ छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से समझ में आया होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी थी नहीं, सीधा सीधा हमें क्या दिया था भाई, 2 अवयवों के द्रव्यमान दे रखे थे, उन द्रव्यमानों से हमने मोल निकाल लिए, मोल से हमने मोल अंश निकाल लिए, बस इतना सा काम करना था। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अपना इस क्लास का अंतिम प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है हमारा भाई 10% NaOH, 10% NaOH के जलीय विलयन में NaOH के मोल अंश ज्ञात कीजिए। भाई पिछली यानी कि लास्ट क्लास में परसेंट मैंने सिखाया था और परसेंट से बताया था। भाई आपको एक चीज बताओ, आपको दिया 10% NaOH के जलीय विलयन में NaOH के मोल अंश बताने, अगर आपको मोल अंश बताने हैं तो आपके पास मोल होने चाहिए। भाई सोचो क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना, वो मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोल अंश पूछे, और आपके दिमाग में तुरंत मोल अंश का फॉर्मूला आना चाहिए और आपके पास पता चल जाएगा सर अगर मोल अंश पूछे हैं तो हमें मोल निकालने आने चाहिए। और मोल क्या दे रखे, हम क्वेश्चन में गए सर 10% NaOH का जलीय विलयन दिया, नहीं दिया सर, मोल तो इसमें है ही नहीं, फिर मोल अंश कहां से निकालेंगे। फिर सोचो भाई मोल से हम किससे निकालते हैं, सर मोल हम द्रव्यमान से निकाल सकते हैं। क्या द्रव्यमान दिया है, फिर हम जाएंगे दोबारा, फिर देखा 10% NaOH के जलीय विलयन का मोल अंश बताइए, सर द्रव्यमान भी नहीं दिया। अब क्या करें, क्या दिया है फिर, सर दिया है प्रतिशतता। क्या हम प्रतिशतता से द्रव्यमान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकाला तो था कल देखा था ना, क्या देखा था सर, यहां पर लिखा है, हमने नोट करके अलग से लिखाया था मैंने, अगर वहां पर लिखा है क्या 10% यानी 10% NaOH का क्या भैया जलीय विलयन है, क्या है जलीय विलयन। इसका मतलब क्या बताया था,
इसका मतलब क्या बताया था भैया, इसका एकमात्र मतलब हमारा ये था कि जितना परसेंट दिया है उतना हो गया सॉल्यूट। ये दिया है 10% NaOH का जलीय विलीन, इसका मतलब भैया उसको ग्राम में लिख सकते हैं कि 10 ग्राम कौन है हमारे पास, NaOH। बाकी क्या बचा भैया, बाकी क्या बचा सर, बाकी तो हमारा 90 ग्राम बचा, क्योंकि परसेंट कितनी होती है, परसेंट तो 100 होती है सर। अगर उस परसेंट में से 10% NaOH है जलीय विलीन में, तो बाकी 90% तो जल होगा ना। इसका मतलब 10 ग्राम NaOH तो 90 ग्राम कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा। सर यहां से हमने परसेंट से क्या निकाल लिया, परसेंट से भैया हमने निकाल लिया द्रव्यमान, और द्रव्यमान से मोल निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है, हम सीख चुके हैं उन चीजों को, हम उन चीजों को गलती नहीं करेंगे। सर हम लिखेंगे NaOH के मोल अंश, सॉरी NaOH के मोल बराबर क्या हो जाएगा, NaOH का द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है सर। द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम है, ओके। मोल द्रव्यमान कितना है पता नहीं, निकाल लो फिर, पता नहीं तो। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको ऐड कर देंगे टोटल 40 होता है। कितना हो जाएगा आंसर, 1/4, 1/4 मोल आ गए हमारे किसके, NaOH के। और आ जाइए कहाँ आइए सर, H2 की बात करें हमें, क्योंकि आवश्यकता है सर जितने भी अवयव हैं सबके मोलों की, तो हमें H2 के मोल्स भी चाहिए, और H2 के मोल चाहिए तो फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे, द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान। भैया इस बार H2 का द्रव्यमान दे रखा है 90, मोल द्रव्यमान कितना हो जाएगा H2 का, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है 2 ऐड कर देंगे हो जाएगा हमारा 18, 18 पंजे 90, मतलब बोले तो 5 आ गया। सही है, करिए रखिए भैया। हमको क्या निकालना है सर, हमसे बोला गया 10% NaOH के जलीय विलीन में NaOH के मोल अंश बताइए, ठीक है। हमको बताना है मोल अंश किसके, NaOH के। क्या करना पड़ेगा भैया, NaOH के मोल ओके बट्टे NaOH के मोल ओके प्लस H2 के मोल। क्यों भाई, क्योंकि दो ही चीजों तो है, एक H2O है एक NaOH है, तो टोटल में हमने ये ले लिया। अब आइए सर, क्या NaOH के मोल अपने पास है, बिल्कुल सर। अब तो निकाल ले, कितने हो गए, 1/4, ओके। क्या NaOH क्या है, बिल्कुल है 1/4। जल के हैं, बिल्कुल है, कितने हैं, 5 हैं, सॉल्व कर लेंगे 1/4 बट्टे 4 पंजे 20 और 1 21, 21/4। भाई 4 से 4 कैंसिल कर सकता है अपन, बिल्कुल कर सकता है सर। 4 से 4 गया, कितना बचेगा, 1/21, 1/20 आता है, 0.05 आ जाता है। इसका आंसर लगभग आ जाएगा 0.047 के अप्रॉक्स आ जाता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का आसान और बेस्ट तरीका। मोल अंश उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है हमारा अणुसंघ के गुणधर्म। और भैया अणुसंघ के गुणधर्म में हमारा मोल अंश अप्लाई किया जाता है, वहां पूछा जाता है, तो इसलिए अभी से इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो हम करने वाले हैं, मोल अंश तो हो गया अपना, मोल अंश के बाद मोललता है, मोलरता है, नॉर्मलता है, बहुत सारी चीजें, उन सबको करेंगे। अगले क्लास में आपको मिलते हैं मोललता के साथ, ओके। बाकी अगले दिन क्लास 8 बजे आपको मिल जाती है, 8 बजे फिर से मिलेंगे कल। तो अभी के लिए शेयर कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।